नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश, लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत। गुजरात के पावी जेतपुर में एक ही दिन में पानी में बह गया डाइवर्जन, हजारों लोग फिर से परेशान। बड़ोदरा के एसएसजी अस्पताल पर लापरवाही का गंभीर आरोप, मासूम बच्ची की मौत पर परिजनों का आक्रोश। महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मुंबई में शुक्रवार रात से तेज बारिश हो रही है। विक्रोली इलाके में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 213 mm बारिश हुई है। यहाँ जन कल्याण सोसाइटी के वर्षानगर इलाके में विक्रोली पार्क साइट में लैंडस्लाइड हुआ। घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और 2 घायल है। आज मुंबई समेत राज्य के 5 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट है। हार्बर लाइन पर रेलवे ट्रैक पानी में डूबा है। सायन, वाशी, नवी मुंबई समेत कई इलाकों में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कैंपस में शुक्रवार शाम 4 बजे एक कमरे की छत गिर गई थी। 12 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया था। इनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204.65 पर पहुंच गया, जो चेतावनी स्तर से ऊपर है। गुजरात के पावी जेतपुर के सिहोद ब्रिज के पास बनाया गया डाइवर्जन महज एक ही दिन में बरसात के कारण बह गया। पावी जेतपुर के नजदीक सिहोद ब्रिज के पास नवनिर्मित जनता डाइवर्जन महज एक ही दिन में बह जाने से लोगों को फिर से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पहले से ही सिहोद के पास भारत ब्रिज और सरकारी डाइवर्जन टूट जाने के कारण लोगों को 49 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था। ऐसे में 13 अगस्त की रात से सिथौल, सिहोद और नानी रासली गांव के युवाओं ने खुद आगे आकर नया जनता डाइवर्जन बनाना शुरू किया था। 14 अगस्त की दोपहर तक काम पूरा हुआ और 15 अगस्त की सुबह से ही ये डाइवर्जन शुरू कर दिया गया था। आपको बता दें कि इससे पूरे छोटा उदयपुर जिले की जनता को बड़ी राहत मिली थी। गुजरात के बड़ोदरा के एसएसजी अस्पताल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बड़ोदरा के एसएसजी अस्पताल से लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। इलाज के दौरान 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भरूच जिले के जंबूसर तालुका के 5 पिपला गांव निवासी इरफान भाई की 3 वर्षीय बेटी को बीती रात अचानक उल्टियां होने लगी। परिजन पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन फिर वडोदरा के एसएसजी अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर और स्टाफ सो रहे थे। काफी बार उठाने के बावजूद उन्होंने जैसे तैसे उठकर इलाज किया, लेकिन जैसे ही परिवार बच्ची को लेकर घर जाने लगा तभी बच्ची की मौत हो गई। जो भाई छोकरी एक्सपायर થયા પછી આ લોકો ટ્રીટમેન્ટ કરે છે એમે આ મેડમ છે આ જર્સી વાળા એ સુઈ ગયા હતા તો કમ ભાઈ કોણ કે ચલાઉટ છે 5 વાગે અહીંયા આવી ગયા તો હોસ્પિટલમાં અને અમે આયા ને તે ગઈ ડોક્ટર સુતેલા જ હતા। અમે આવીને ડોક્ટરો અને સિસ્ટરને ઉઠાયા અને કીધું કે અમારી બાળકને છે તે વોમિટિંગ બહુ જ થાય છે, તમે ટ્રીટમેન્ટ કરો એમની। તો ડોક્ટર ધીરે ધીરે ઉઠે છે અને કહે છે કે શું થાય છે અને અમને ક્વેશ્ચન કરે છે સામેથી કે તમે આટલા દિવસથી આવીને વોમિટ થાય છે તો તમે ઇમરજન્સીમાં કેમ લઈને આવ્યા। ડોક્ટર અમને ક્વેશ્ચન કરે છે કે ઇમરજન્સીમાં કેમ લઈને આવ્યા, मतलब કે અમે ભૂલ કરી અહીં લાવીને એમને અમારે લાવવા નતા, એમને સુવા દેવા નતા, એવું એમનો મીનિંગ કહેવાનો કે એમને લાવવાના નહીં એવું। અને પછી કહે છે કે સારું ચાલો તમે સુડાઈ દો કે અને ખાલી કશું રિપોર્ટ નહીં ચેક કરતા, નહીં એની હાર્ટબીટ માપતા, કશું ટ્રીટમેન્ટ નહીં કરતા અને ડાયરેક્ટ ખાલી એને એમસેટનું છે વોમિટ બંધ થઈ જાય એવું ડાયરેક્ટ એમને ડોક્ટરોએ ઇન્જેક્શન આપી દીધું અને એ ઇન્જેક્શનના ઓવરડોઝથી મારી છોકરી મરી ગઈ। અને ત્યાર પછી ડોક્ટરોએ બી કશું ચેક કર્યું નહીં, એને ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયેલું વોમિટિંગના લીધે, નહીં એમને બોટલ ચડાયા કે નહીં ઓઆરએસનું પાણી પીવડાયું, બસ ખાલી એમને ટેબ્લેટ લખી દીધી, સિરપ લખી દીધી કે આ દવા બારી પરથી દવા લઈ લો અને કે જતા રહો। હું દવા લઈને આવી, મારી છોકરી આમ માથું નાખી દેતી હતી તો બી પછી મેં ફરી લઈને આવી અહીંયા આગળ ડોક્ટરની પાસે। મેં ડોક્ટરોને સામેથી કીધું કે ડોક્ટર એને આવું થાય છે, તમે એને ટ્રીટમેન્ટ કરો તો ડોક્ટર કહે છે કે ના કંઈ જરૂર નથી। મેં એવું બી કીધું કે ડોક્ટર એને એડમિટ કરવાની જરૂર છે તો ઉપરથી ડોક્ટર મને ના પાડે છે કે એડમિટ કરવાની બી કંઈ જરૂર નથી। એનો મતલબ કે ડોક્ટરોને ખાલી અહીંયા શું જ છે। 3 વર્ષની છોકરી છે,
નહીં એમને ઓઆરએસ નું પાણી આપ્યું કે નહીં કોઈ બોટલ ચડાયો, કશું ટ્રીટમેન્ટ કરી નહીં ડોક્ટરોએ. બસ ખાલી અમને દવા લખી દીધી અને સૂઈ ગયા ડોક્ટર. મારું ગામ પાંચપીપળા છે અને હું જંબુસરથી વડોદરા ઇમરજન્સીમાં નીકળેલો અને અહીંયા તાત્કાલિક સારવાર મળે એ માટે હું ડાયરેક્ટ એસએસજીમાં આવ્યો મારી છોકરીને લઈને. એને વોમિટ હતી તે ઘડી એકદમ કમ્પ્લીટ મારી છોકરી હતી. અહીં લાવ્યા પછી ડાયરેક્ટ મેડમ આવી રીતે સૂતા જ હતા. એમને પછી મારી છોકરીને ઓબ્ઝર્વેશનમાં બી રાખી નથી અને એમસેટનું ઇન્જેક્શન આપી અને સીધું કઈ ટેબ્લેટને બધું દવા લખી આપી. મને કે દવા બારીથી દવા લઈ લો. લઈને આવ્યા. હવે છોકરીને મેં ખભે લીધી. મારી છોકરી ડોકી નાખી દીધી હતી. પછી એની જીભ પણ એકદમ વ્હાઈટ થઈ ગઈ હતી. તો બી પછી હું એને લઈને પાછો અહીંયા કે મેડમ આટલી બધી કન્ડિશન આની વીક છે અને કંઈ એડમિટ બી નહીં કરવાની કે બાટલ પણ ચડાવવાના નથી. તો મેડમે ના કીધું કે ના કે એ તો થાય કે એવું કે ને પછી એને કે હા થોડી ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખો કે તે રાખીને તરત જ એને થોડી થોડી ખેંચાવા માંડી. હવે 3 વર્ષની છોકરી હતી. કોઈ દિવસ એને ખેંચ નહીં આવી ને જે ઘડી ખેંચ આવી ને ત્યારે બીજી ડૉક્ટર એક ત્યાં જ સૂઈ રહી. ખેંચ આવી તો બી ઉઠી નથી અને કોઈ જાતની ટ્રીટમેન્ટ કરી નથી. એટલે મારું કહેવું એ છે કે કોઈ બી બાળક ઇમરજન્સીમાં ગમે તે ગામથી લાવે તો પહેલાં વિચારીને લાવજો. અમારી છોકરી તો ગઈ છે, બરાબર, તમે ધ્યાન રાખજો. દરેક મા બાપને કહું છું કે આવી છોકરીઓ લઈને આવ ફૂલ છે છોકરીઓ છોકરા ધ્યાન મૂકજો. ડોક્ટરો અને સિસ્ટરો બધા સુઈ રહે છે. તદ્દન તાનાશાહી ચાલે છે. સયાજી ગંજવા આજે અમારું ગયું છે, કાલે કોઈ બીજાનું બી જઈ શકે. आज से यानी कि 16 अगस्त से गुजरात राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके चलते अहमदाबाद में सुबह से ही बारिश दर्ज की गई। जन्माष्टमी के दिन अहमदाबाद में बारिश ने जबरदस्त एंट्री ली है। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच सिर्फ 2 घंटे में शहर में औसतन 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। खासकर पूर्वी इलाके में मूसलाधार बारिश हुई, जहां मेमको, कृष्णनगर और असारवा क्षेत्रों में 3 से 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई। नतीजतन कई जगह पानी भर गया। मीठा खड़ी तथा अखबार नगर अंडरपास को बंद करना पड़ा। मौसम विभाग ने अहमदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। दूसरी ओर लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन छुट्टी के मूड में है और जनता भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 971299
32205। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. आज जन्माष्टमी का पर्व है और आज देश भर में जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। अलग अलग तरह से देश के अलग अलग राज्यों में इस पर्व को, इस त्योहार को मनाया जाता है। वैसे ही गुजरात में गरबे के जरिए और दही हांडी के जरिए इस त्योहार को मनाया जाता है। आज वडोदरा के जेतलपुर रोड स्थित गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जन्माष्टमी के रंग देखने को मिले। यहां पर गरबा भी किया गया और दही हांडी भी फोड़ी गई। हर साल गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में इसी तरह जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है और हर साल एक खास बात रहती है कि यहाँ पर बच्चे तो मटकी फोड़ते ही हैं, जेंट्स भी मटकी फोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाएं भी मटकी फोड़ती हैं। और इससे ये साबित होता है कि श्री कृष्ण ने जो एक संदेश दिया था कि वो सभी में समानता करते थे, वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे, और ऐसा ही कुछ संदेश यहाँ पर भी दिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर महिलाएं भी मटकी फोड़ती हैं। तो उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आज का ये आयोजन बहुत ही खास रहा और यहाँ पर उत्साह पूर्वक सभी ने जन्माष्टमी के इस त्योहार को मनाया है और एकजुट होकर एकता का संदेश भी दिया है, साथ ही साथ हमारे धर्म का भी संदेश दिया है। इस मौके पर हम बात करेंगे कि इस आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य था, लोगों तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते थे आप? हमारा शोरूम का डिज़ाइन ऐसा है कि वहाँ आसानी से दही हांडी मटकी फोड़ हो सकती है। आप कैमरा में देख सकते हैं। ऐसा है कि कृष्ण भगवान का जो जन्म दिवस है, आनंद उल्लास उमंग का दिवस होता है। तो दूसरी बात है, हमारा सोने चांदी के कारोबार में लेडीज़ ज़्यादा होती है कि जो सोना बेचने में, क्योंकि लेडीज़ खरीदने आती है और लेडीज़ ज़्यादा होती है, तो उनकी भी इच्छा होती है कि भाई हम भी ऐसा कुछ मटकी फोड़ कर सकते हैं। तो दुकान में माखन दूध दही तो नहीं डाल सकते, मगर हमने एक थोड़ा बीच वाला रास्ता किया है कि वो मटकी के अंदर चॉकलेट, खारीक, कुछ ऐसी सूखी वस्तु होती है और इसके अंदर कुछ चांदी सोने के गहने होते हैं। जैसे 1 ग्राम सोने का लगड़ी है, कुछ चांदी के चेन है, चांदी की अंगूठी होती है, चांदी के कॉइन होते हैं थोड़े बहुत। वो ये लोग लूटते हैं, तो जिसके हाथ में आता है वो खुद को नसीबदार समझता है, तो उनको एक गिफ्ट मिल जाती है। और एक साल में ये हमारा जो स्टाफ है उनको भी एक एडवेंचर करने का एक मौका मिलता है, उनकी इच्छा पूरी होती है और उमंग होता है ना। रजा नहीं होती है, लोग रजा लेते हैं और हम रजा के
जगह इधर काम होता है तो काम के काम साथ ये दही हंडी भी फोड़ो करते हैं। अभी जन्माष्टमी है और आगे भी त्योहार का अब सिलसिला शुरू हो गया है, तो गिरीश भाई गणदेवीकर में क्या स्पेशल ऑफर है जनता के लिए? गिरीश भाई गणदेवीकर में ऑफर है, 40% तक छूट देंगे हम। हर गहने पे नहीं देंगे, जो गहने 1 साल से पड़े हुए हैं, 1 साल से पड़े ऐसे हर एक आदमी वैसा ही करता है। हम बोलते हैं 40% तक छूट देंगे, जो एकदम कल परसों जो नया माल आया उसमें नहीं देंगे, मगर ऐसे गहनों पे देंगे। अभी हमारे यहाँ 10 दिन का गणपति महोत्सव होगा, उसमें भी बहुत सारे भजन कीर्तन गणेश जी आरती सब होता है। तो एक दुकान में एक पवित्रता आती है, उल्लास उमंग का वातावरण रहता है, अपनी परंपरा भी चलती रहती है, भक्ति का भी बढ़ोतरी होती है उसमें, ऐसा एक हेतु होता है। यूँ तो श्री कृष्ण का जन्म ही हम सभी को जीवन के उपदेश देने के लिए हुआ था, लेकिन जो दही हांडी का एक कल्चर चला आ रहा है, दही हांडी की जो रस्म चली आ रही है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर हमें कुछ पाना है तो उसके पीछे हमें परिश्रम करना ही होगा। हम शायद 2-3 बार गिरेंगे, 2-3 बार हम फेल होंगे, लेकिन आखिर में हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए, और इसमें हमें लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा। तो ये एक मैसेज था, और साथ ही साथ गिरीश भाई गणदेवीकर में जो जन्माष्टमी का उत्साह मनाया गया वो काफ़ी सराहनीय था। इसी तरह वडोदरा की अलग अलग खबरें हम आप तक VNM TV के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो जुड़े रहिए VNM TV के साथ। आज है 16 अगस्त यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो दिन जिसका हर भक्त को पूरे साल इंतजार रहता है, क्योंकि ये वही तिथि है जब द्वापर युग में मथुरा की कारगार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए। और जन्माष्टमी को लेकर पूरे भारत देश में अलग अलग परंपरा दिखाई जाती है, लोग अलग अलग तरीके से इस पर्व का उत्सव मनाते हैं, और इसी उत्साह को करीब से महसूस करने के लिए इस वक्त हम आप पहुंचे हैं वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में, जहां पूरी आस्था और भव्यता के साथ इस पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। मंदिर परिसर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, भजन कीर्तन की स्वर लहरियाँ हर भक्त को भाव विभोर कर रही हैं, और श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मंदिर में विशेष फूलों से यहाँ पर इस मंदिर को सजाया गया है, और इसी मंदिर में रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म अभिषेक और झूलन उत्सव होगा। कहा यह भी जाता है कि इस पवित्र घड़ी में भगवान के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी राधा कृष्ण और गोपियों का वेश धारण किए हुए हैं, जो उत्सव की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हर इंसान बस श्री कृष्ण की एक झलक देखना चाहता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है, आज क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आप VNM सालों साल यहाँ मंदिर में आके जन्माष्टमी का कवरेज करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये वडोदरा में सब जन का मंदिर है। समाज के हर स्तर के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपने को धन्य पाते हैं। आज जन्माष्टमी का पर्व है। सुबह 4 बजे की मंगला आरती से लेके अभी तक देखो एक से एक लाइन से लाइन लोग आए जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, अपने आप को धन्यता प्राप्त करते जा रहे हैं। ये मंदिर में यही है कि सब आनंद से कृष्ण का, जगन्नाथ प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करो, हरे कृष्ण का कीर्तन सुनते सुनते। और आज रात को 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी होगी, और आप देखेंगे तो ये बाजू हरिनगर तक, ये बाजू प्रथम तक लोगों की लंबी लाइनें लगेगी। लेकिन हमारी प्रशासन के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके
पूरी व्यवस्था होती है, 4 स्तरीय सिक्योरिटी है, हम वॉलेंटियर लोग हैं, हम लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले दर्शन में और सभी अच्छे से दर्शन पा सके, यही हमारा एक लक्ष्य रहता है। कल पारना है, सुबह से वापस दर्शन चालू होगा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन चालू रहता है, शाम को 5 बजे सबके लिए भंडारा का आयोजन है, पूरा भोजन का। तो सबको आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि सब आके प्रसाद पाए, भोजन पाए और सब कृष्ण जन्म का उत्सव मनाए। धन्यवाद। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर भक्त बस श्री कृष्ण की एक झलक देखना चाहता है। हर किसी की आंखों में अपार प्रेम, आस्था और श्रद्धा नजर आ रही है और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की झलक देखकर और खासकर जन्माष्टमी के उत्सव में लोग भावुक तक हो जाते हैं, लोगों की आंखें नम हो जाती है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। और इस आस्था के सैलाब में उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ महिलाएं कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नाचती और गाती नजर आ रही हैं राधा कृष्ण की धुन पर। चारों तरफ भक्तों की भीड़ है और मंदिर को भी बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पर्व पर। आज का दिन बेहद पवित्र है क्योंकि आज मथुरा की कारगर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने इतिहास रच दिया था, क्योंकि आपने सभी ने उनकी कथा तो सुनी ही होगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी इतनी हो रही है, कुछ नहीं कह पा रही, बस हरि को देखते रहो। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी आंखों में आंसू है, तो ये जो भक्ति है श्री कृष्ण के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भक्ति हरि कृष्ण, हरि के बारे में क्या कहना, वो हरि है, जगत जत करता है, बस कुछ शब्द नहीं, बस खुशी है बहुत। तो जैसा कि आपने देखा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी ज्यादा शक्ति है, उन्हें देखते ही उनके भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शायद यही वो शक्ति है, वही प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति जो इस उत्सव को और भी ज्यादा भव्य बनाता है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम हम BNM न्यूज़ जो हमारे बड़ौदा का एक बहुत ही पुराना चैनल है और जो बड़ौदा के जनमानस के हृदय में है। प्रथम तो मैं आज इस बहुत ही पवित्र दिन जो हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, वैदिक संस्कृति ही नहीं, हिंदू सनातन धर्म का एक जो बड़ा पर्व है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जो इस्कॉन मंदिर में मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस्कॉन के जहाँ जहाँ मंदिर हैं विशाल जनसमूह है। और सुबह इस्कॉन बड़ौदा गोत्री रोड स्थित 4:30 बजे से सुबह भक्तों का एक बड़ा विशाल समूह आ रहा है। मंदिर 1 बजे तक खुले रहेंगे, सायंकाल 4:30 बजे से रात्रि 1 बजे तक। उसके उपरांत कल मंदोत्सव का दर्शन 7:15 बजे दर्शन होंगे। शाम के जितने भी भाविक भक्त होंगे उनके लिए, सबके लिए भोजन भंडारा का आयोजन किया गया है। पुनः मैं BNM के दर्शकों को और उनके कर्मचारियों को इस्कॉन मंदिर की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कई सालों से मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत हम लोग कृष्ण की झांकी, कृष्ण की लीला यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं और सब लोग
देखने आते हैं और भगवान का यहाँ पे झूला, कृष्ण की सब लीलाएं दिखाई है हमने कि ताकि लोगों को पता चले कि कृष्ण की क्या रोल है जीवन में। इसके लिए हम लोगों ने ये बनाया है, पूरा वृंदावन गांव बनाया है। तो जैसा कि आपने देखा, वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में आस्था, भक्ति और उल्लास एक साथ मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व को और भी ज़्यादा विशेष बना रहे हैं। और आज की रात सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात नहीं है, बल्कि एक ऐसी रात है जब हर भक्त की आत्मा श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाती है। और आप सभी को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV। पंद्रह अगस्त के दिन देश भर में देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन विदेश में भी इस गौरवान्वित दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कनाडा में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत का राष्ट्र ध्वज और कर्म भूमि कनाडा का ध्वज बड़े सम्मान के साथ फहराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई लव गुजरात ग्रुप के मंत्री सुगमेश पटेल उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, गुजराती हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो या राजस्थानी, लेकिन सबसे पहले हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हमें मिलकर एकता और भाईचारे के साथ जीवन जीना चाहिए। गुजरात के अरवली जिले के प्रसिद्ध यात्रा धाम शामला जी में आज जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश भर में श्री कृष्ण का पूजन कर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसी के चलते गुजरात के अरवली में स्थित प्रसिद्ध तीर्थधाम शामड़ा जी में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जैसे ही भगवान शामड़िया के द्वार खुले, श्रद्धालुओं ने कालिया ठाकुर की मंगल दर्शन किए। दिन भर अलग अलग मनोरथ की झलकियां देखने को मिल रही है। भक्ति और उत्साह के माहौल में श्रद्धालु भगवान शामलिया की आराधना में लीन हैं। सुबह की मंगला आरती के साथ उत्सव का शुभारंभ हुआ और दिन भर भक्ति कार्यक्रम चलते रहेंगे। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर शामला जी धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और पूरा परिसर जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज रहा है। भगवान कालिया ठाकुर में आस्था रखने वाले एक श्रद्धालु ने अपने मनोकामना पूरी होने पर 1.25 किलो का चांदी का छत्र भगवान शामड़िया को भेंट किया। शामला जी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई भगवान शामड़िया के दर्शन के लिए आतुर नजर आया। हमें लगभग छेल्ला 20-25 વર્ષ શામળા દર્શન કરવા આવી છે અને આ વખત અમારી મનની ભાવના હતી કે અમે 1.25 કિલો 70 શ્રી શામળિયાજી ભગવાનને આપણે ધરાવીએ અને અમારી મનની મનોકામના બધી પૂરી કરે। અમે દેગામ રખિયાલથી આવીએ છીએ। અમે 25 થી 30 જણા આવ્યા છીએ, આખો 2 ફેમિલી સાથે। આ શામળાજી વિષ્ણુ મંદિર છે, હજારો વર્ષથી છે, સતયુગથી આ જગ્યા છે અને રાજા હરિશ્ચંદ્ર વખતથી છે એવું આખું એને પુરાણોમાં બધી એની વાત છે। અને ઘરે ઘરે ભગવાન શ્રી કાળિયા ઠાકોર શ્રી શામળાજીના દર્શન બધાને થાય એવી ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે અને આપણને આશા છે કે ભગવાન શામળિયો સર્વ ઉપર કૃપા કરશે અને દેશને પણ વિકટ પરિસ્થિતિઓ સામને કરવાની શક્તિ આપશે એવી आशा रखूं छूं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से प्रभावित इलाकों में दौरा करने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीड़ितों को राहत देने के लिए मुआवजा राशि का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से घटी दुर्घटना के चलते 3 दिन बाद भी राहत और बचाव का काम जारी है। अभी भी मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। वहीं दुर्घटना में अब तक 65 शव मिल चुके हैं। कई लोग सैलाब में बह गए हैं और कई मलबे में दबे हुए हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ पहुंचकर राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। किश्तवाड़ के चसौती में बादल फटने की घटना से मारे गए प्रत्येक मृतक के लिए परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह आपदा में गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। वहीं जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उनके लिए सरकार ने 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान आदि के लिए उमर सरकार ने 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 50,000 और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। बहुत से लोग अभी लापता हैं, लगभग 55 के आसपास जो है कंफर्म डेथ्स, 100 से ज़्यादा जख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें
जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग, वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है, जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं। और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है,
ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में फिर मुद्दा उठाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले पर किया गया भाषण, जो ऐतिहासिक रहा और सबसे ज्यादा बार भाषण करने वाले प्रधानमंत्री, लगातार भाषण करने वाले वो प्रधानमंत्री भी बने। 103 मिनट दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और 103 मिनट में प्रधानमंत्री काफी कुछ बोले। अब जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो देश में चर्चा तो होगी ही, और बाकायदा चर्चा हो भी रही है। और कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कुछ मुद्दे उन्होंने ऐसे उठाए जो सवालों के घेरे में भी हैं, कुछ ना कुछ विवादास्पद भी हैं, और उन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो भाषण दिया है 103 मिनट का, उसके मायने क्या है, देशवासियों को आने वाले सालों में इस भाषण से क्या फायदा होगा, इस भाषण से जो आउटकम निकल कर आता है वो क्या है, और क्या कहना चाह रहे थे, किस और इशारा कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज इसी बात पर चर्चा के लिए देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट मदन मोहन झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मदन जी, वीएनएम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपको भी मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आज जन्माष्टमी है तो आपके सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी। हाँ जी, स्वतंत्रता पर्व और जन्माष्टमी, ये सारी एक तरफ देश भावना है, एक तरफ राष्ट्र भावना है। दोनों त्योहार बैक टू बैक हम जब सेलिब्रेट हमने किए हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण वैसे हमेशा ही चर्चा में रहता है, उनका लुक से लेकर उनकी हर बात चर्चा में रहती है। लेकिन इस बार मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो 103 मिनट के भाषण में मदन जी क्या खास लगा, क्या आम लगा, क्या रिपीटेटिव लगा और क्या नया लगा? कल जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, उस भाषण के बारे में आप कह सकते हैं जो देश के नाम संबोधन था, वो एक तरीके से दृष्टि पत्र था। आने वाले जो भविष्य में जितनी भी योजनाएं भारत सरकार लाने वाली है, उसका आप कह सकते हैं जो एक तरीके से उन सब को मिलाकर जो है बहुत दिनों से जो सरकार काम कर रही थी, मुझे लगता है पीएमओ ने उसको एक स्पीच में ढालकर प्रधानमंत्री को कल दे दिया था। वैसे आज का दिन जो है वह बहुत ही खास है, क्योंकि आज पंडित जो हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी भी पुण्यतिथि है, तो मैं उनको भी याद करना चाहूंगा। जी जी। और मुझे लगता है जो कल का जो विषय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में आने वाला जो भारत है उसके लिए। जी। मोटा मोटी जो 8 मुद्दा है जिनको प्रधानमंत्री ने उठाया है, उसमें सबसे जो पहला मुद्दा है वो उन्होंने बोला आत्मनिर्भरता का। आत्मनिर्भरता में जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो भारत अगर आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर हो जाता है तो वो नहीं चलेगा। सिर्फ भारत का आर्थिक रूप से जो है आपका आत्मनिर्भर होना ही जो है सो काफी नहीं है। उसको जो है आत्मनिर्भर होने के लिए तकनीकी रूप से भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, भारत को जो है सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की जरूरत है, और इसका जो है बहुत सारा आप आयाम देखेंगे जो आने वाले समय में हो सकता है। वैसे जो भाषण था वो तो बहुत ही कंक्रीट था, लेकिन आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो हरिशंकर परसाई हुए हैं हमारे यहाँ, जो बहुत ही बड़े व्यंग्यकार हैं, उन्होंने कहा है जो सरकार कभी कभी ऐसे ठोस कदम उठाती है जो उठती ही नहीं है कदम। तो वो कितना जो है तो पॉलिसीज में आता है, वो कितना आप देखिएगा जो उसका जो है क्रियान्वयन होता है आम लोगों के बीच, वो डिपेंड करेगा। जैसे जो सरकार की जो नीति है उसमें जितने प्रतिशत जो टैक्स लगाए गए हैं
वो आप देखिएगा जो एक हेल्दी बिजनेस के लिए मुझे लगता है भारत में वो नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा, और ऑपरेशन सिंदूर पर भी कल प्रधानमंत्री ने बोला। जी आप देखिएगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो भारत की जो अभी जो नीति बदली है पिछले 10-11 सालों में, जो भारत की नीति जो पहले जो है डिफेंस की थी, अब वो डिफेंसिव ऑफेंस की हो गई है। तो भारत ने इस पर काम किया है, और ये काम जो है आज से नहीं हुआ है, हमने बहुत पहले से ही इसकी तैयारी करी है। हमने इसरो जैसे संस्थान बनाए, हमने DRDO जैसे संस्थान बनाए, जिनका रिसर्च जो है तो हमें एक से एक तकनीक वाले मिसाइल देते हैं, हमें एक से एक टेक्नोलॉजी देते हैं। हम अंतरिक्ष के मामले में अब जो है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे और अच्छा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल गगनयान का भी चर्चा की। तो आप देखिएगा जो धीरे धीरे जो है भारत, इसमें भी आप आत्मनिर्भरता की तरफ भारत जा रहा है। तीसरा बिंदु जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने उठाया वह है किसान और मछुआरों का। जी। और एग्रीकल्चर जो मुद्दा है यह भी हॉट टॉपिक वैसे भी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नीति पर यह जो है विश्व पटल पे छाया हुआ है। और कल प्रधानमंत्री ने बहुत मतलब एक तरीके से अमेरिका को भी संदेश दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा जो हम किसानों के बीच में जो है मोदी खड़ा है। उन्होंने एक और बात कही किसानों के लिए, जो आप जो है अपने प्रोडक्ट में दम ज्यादा लाइए, दाम कम रखिए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मुझे लगता है आगे जो है भारत की नीति और जो उनका जो आगे का जो पॉलिसीज होगा उसको डिसाइड करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को डिसाइड करेगा, भारत जो है किस तरफ जाएगा वो डिसाइड करेगा। मुझे लगता है जो चौथा जो बिंदु रखा है प्रधानमंत्री ने कल, वो टैक्स का है। जो टैक्स उन्होंने बहुत ही खुश होकर भी कहा, जो दीपावली में हम आप लोगों को एक तोहफा देने जा रहे हैं, वो क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। जब इसके बारे में आएगा तो इसका विश्लेषण होगा। तो पांचवा बिंदु जो है जिस पर प्रधानमंत्री जी ने कल चर्चा करी है वह है ऊर्जा और तकनीक। यह विषय है, यह बहुत ही आप संजीदा विषय है। कल प्रधानमंत्री जी ने इस पर कहा है, मैं उसे पढ़ देता हूँ। जो भारत ने 2030 का 50% स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य 5 साल पहले ही पूरा कर लिया। यह बहुत का विषय है, और आने वाले समय में जो है ऊर्जा जो है, आप रेयर अर्थ मेटल जिसकी बात कल प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें भी देख जो वो आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत ही चर्चा का विषय होगा। इस पर आप रस्साकसी होते हुए देखिएगा। आप देखिएगा तो चाइना जो है अभी उस पर एकाग्रता किए हुए बैठे हैं, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ मेटल की रिफाइनिंग टेक्निक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, ताकि वो जो है तो पूरे विश्व में जो है रेयर अर्थ मेटल का जो है व्यापार करता है। तो कल रेयर अर्थ मेटल के बारे में कहा है, जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है तो रेयर अर्थ मेटल पे जो है अपने को सेल्फ होना होगा। और मेटल में अगर भारत सेल्फ रिलायंट होता है तो आप देख जो इसका यूज जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स से लेकर बड़े बड़े जेट इंजनों तक होता है। जी। तो आत्मनिर्भर भारत की और कदम उठाने की तरफ बात की गई। अब उन मुद्दों पर बात करते हैं जो विवाद का कारण भी बने, और उसमें सबसे बड़ा कारण था कि RSS जैसी संस्था का स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रधानमंत्री का भाषण होता है जिसे पूरा देश सुनता है, और RSS क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाली संस्था है, ऐसे में RSS का नाम सामाजिक संगठन के रूप में लेना, इसे कैसे देखते हैं सर आप? मुझे लगता है जो इससे भी कल जो विवादास्पद, आप जिसे विवादास्पद कह सकते हैं, RSS वाला मुद्दा मुझे विवादास्पद नहीं लगता। जो विवादास्पद मुद्दा कल जो आप कह सकते हैं वो डेमोग्राफिक जो वाला मिशन के बारे में जो प्रधानमंत्री कल जो बात किया, वो बहुत ही ज्यादा आप विवादास्पद कह सकते हैं पॉलिटिकल रूप में, क्योंकि आने वाले समय में आप देखिएगा जो इस पर बहुत ही तीखे प्रहार होंगे विपक्ष के द्वारा। आप देखिएगा 2 महीने में इस पर एक नैरेटिव बनेगा, इसको लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो है वो जनता के सामने, जनता इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो देखना हो। जहां तक बात RSS की है, तो
के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, जो आरएसएस दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है, वो 100 साल पूरा कर रहा है और उन्होंने जो है बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं। आरएसएस को अब जो है पहले जिस तरीके से देखा जाता था और अब जो देखा जाता है उसमें आसमान-जमीन का अंतर है। जी, अब जी। जो गाँव-गाँव तक पहुँच चुका है और बहुत गाँव में आप पहुँच चुका है। आप चाहे तमिलनाडु चले जाएँ, तमिलनाडु के भी बहुत सारे गाँव में आरएसएस है या आप आने वाले दिनों में मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जो आरएसएस जो है वो नेपाल में भी काम कर रही है। जी, तो जी। को लेकर जो हिंदुत्व की जो सरकार और जिस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उसको लेकर बार-बार उठाते रहे हैं क्योंकि वो उनका एक प्लस पॉइंट रहा है और मुझे नहीं लगता जो वो अपने जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उसको वो कभी छोड़ेंगे। बिल्कुल, इसके बाद बिल्कुल। देखिए जो आरएसएस के बारे में जो ऐसा कहा जाता है, जो अभी संघ और बीजेपी के बीच में जो है मामला ठीक नहीं, जी। ऐसा मीडिया में प्रचारित किया जाता है और ये बहुत दिनों से जो जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भाजपा का नहीं बन रहा है क्योंकि दोनों के एक आम सहमति नहीं बन रही है। बिल्कुल। ये देखना होगा हमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, बीजेपी जो नई बीजेपी होगी, जो एक ऐसा कहा जाता है जो अभी की जो बीजेपी है, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी है, वो आने वाले समय में किसकी बीजेपी होती है, ये देखना होगा और इसपे बहुत सारी चर्चा होंगे। जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए देखेंगे, उसके बाद आप अनुमान लगा पाएँगे जो क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, तो विचारधारा किस ओर आगे बढ़ती है ये पता चलेगा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तय होंगे। ऑपरेशन सिंदूर का भी लाभ उठाने की काफी इस भाषण में कोशिश की गई है, ऐसा लगा। आखिरी सवाल सर, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने ऐसा ही मान लिया है कि ये हमारी सफलता है सेना के बजाय? देखिए, कभी भी अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, चाहे वो 1971 में जो हमने बांग्लादेश को अलग किया, पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश बना, तो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो इंदिरा गांधी जी को मिला और उसमें माननीय जो थे उनका जो है बहुत बड़ा रोल था। तो कभी हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश सेना प्रधान देश नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है कभी भी जो है मुझे लगता है जो कोई भी सरकार अगर इस तरीके का ऑपरेशन करती है तो उसका श्रेय जो है वो सरकार को ही जाता है। आप 1999 जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद भाजपा को बहुत फायदा हुआ था। इसके बाद आप देखिएगा जो 2019 में जो है सो पुलवामा जो अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे किया था उसका फायदा हुआ था। तो मुझे लगता है जो सरकार फायदा लेती है और ये कोई भी सरकार हो वो उसका फायदा लेती है। जी, ठीक है सर। चलिए एक आखिरी और सवाल, अगर 10 में से नंबर देने हो तो इस भाषण को कितने नंबर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप देते हैं? इससे बेहतर हो सकता था कि बस भारत के लिए बहुत अच्छी बातें इस भाषण में कही गई है? इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी कही गई है, कुछ बातों को इग्नोर भी किया जा सकता था। तो मुझे लगता है जो 8-10 में से आप किसी भी प्रधानमंत्री को नंबर देना जो है ठीक नहीं, क्योंकि हम लोग जो है सो प्रधानमंत्री को रेट नहीं कर सकते। रेट करने का जो काम है वो जनता का है और जनता उनकी है। आजकल वैसे एसआईआर पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, वोट चोरी पे चर्चाएं हो रही है, वो अलग बात, लेकिन हमें संवैधानिक संस्था में विश्वास रखना चाहिए। जितना हमारा इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा उतना हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। जी बिल्कुल। 79 साल का ये शानदार सफर और अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आशा करते हैं कि भारत हमेशा इसी तरह आगे बढ़ता रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीएनएम के साथ हमेशा जुड़ने के लिए। रात 8 बजे मुद्दे की बात आप रोजाना मेरे साथ देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, जरूर देखते रहिए। फेसबुक पर हमें शेयर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स टेलीहन, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। टेलीहन, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।